हेलो एंड वेलकम। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। तो आज संडे का दिन है, लेकिन देखिए फिर भी हम आपसे यही कहेंगे कि हम हर रोज ये बुलेटिन आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखें और इस बीच आप कोई खबर मिस ना कर जाएं। इसलिए हम आप तक वो खबरें भी पहुंचाते हैं, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और आपके राज्य आपके शहर की खबरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो अगले 2 घंटे के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि फिट इंडिया के बाद फ्रेश एंड फास्ट भी हम आपको यहीं आज अपने ऑफिस प्रीमाइसेस से दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भगवान जगन्नाथ की। जी हाँ, ओडिशा के पुरी में आज से विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। दोनों ही जगहों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दरअसल दूर दूर से अलग अलग राज्यों से लोग जो हैं वो पहुंचते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह अहमदाबाद में रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे और भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में बताया जा रहा है वो शामिल भी हुए। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की परंपरा कई 100 साल पुरानी बताई जा रही है और तस्वीरें वो भी सामने आई जब गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंचे थे अहमदाबाद, आज मंगला आरती में शामिल हुए। भगवान जगन्नाथ खुद अपने मंदिर से भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ बाहर आकर भक्तों को दर्शन देते हैं और उनके दर्शन मात्र से कहते हैं कि भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। और यही वजह है कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु जो है पहुंचते हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। और जब रथ यात्रा निकाली जाती है तो उस रस्सी को खींचने के लिए भी लोगों में एक उत्साह देखने को मिलता है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ये कर लिया, भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा में शामिल हो गए, तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। और यही वजह है कि अहमदाबाद में और पुरी में अगर आप देखेंगे तो लोगों की भारी तादाद इस वक्त देखने को मिल रही है। तो भगवान जगन्नाथ, मुझे लगता है कि ये अपना सब आशीर्वाद सब भक्तों के लिए देने के लिए मतलब साल में एक बार आते हैं और सबको ऐसा भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं। उसकी वजह से तो सब चल रहा है दुनिया। 55 साल के बाद ऐसा मुहूर्त आया है जो आज इस बार 2 दिन है रथ यात्रा और जगन्नाथ जी से मिलने का इतना काफ़ी मन हुआ। जगन्नाथ जी हम लोग को बुलाए हैं कि आप इस बार रथ यात्रा में यहीं रहें, तो इस शुभ मुहूर्त पे हम लोग वहाँ से आए हैं। आध्यात्मिकता हो रही है, भक्ति हो रही है, भक्ति बढ़ रही है और ये शब्दों में बता नहीं सकते, ये अंदर केवल अनुभव ही कर सकते हैं। शब्द इसके सामने बहुत ही कम पड़ते हैं। बस यही है कि जिंदगी का ऐसा अनुभव है जो मैं जिंदगी भर जब तक रहूँगा तब तक ये मतलब स्मरण में रहेगा ये हमारी। और चलिए भगवान जगन्नाथ के भंडार से, रत्न भंडार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। 9 जुलाई को रत्न भंडार खोलने पर जो है वो फैसला होना है। ओडिशा सरकार ने रत्न भंडार खोलने पर एक कमेटी बनाई है और अब बताया ये जा रहा है कि 9 जुलाई को इस पर फैसला आएगा। ओडिशा सरकार ने रत्न भंडार खोलने के लिए जो कमेटी बनाई है, कमेटी की अगली बैठक 9 जुलाई को होगी। न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ है उच्च स्तरीय कमेटी के प्रमुख बताए जा रहे हैं और इन्हीं की देखरेख में कमेटी जो है वो अब अगली बैठक करने वाली है 9 जुलाई को। 9 जुलाई को रत्न भंडार की चाबियां कमेटी को सौंप दी जाएंगी। ओडिशा सरकार ने रत्न भंडार खोलने की घोषणा की थी और कहा जाता है कि रत्न भंडार में कई आभूषण हैं, कई ऐसे रत्न हैं, कई ऐसे खजाने कह सकते हैं कि है जिसका आंकलन होना है। और अब जब ओडिशा सरकार ने इसकी परमिशन दे दी है तो चाबियां जो है वो सौंपी जाएंगी कमेटी को और कमेटी की ही देखरेख में ये रत्न भंडार जो है वो खोला जाएगा। 9 जुलाई को फैसला आएगा, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 9 जुलाई के दिन बताया जा रहा है कि कमेटी की अगली बैठक जो है वो होनी है और चाबियां जो है वो कमेटी को सौंप दी जाएंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और एक बड़ी खबर जो जम्मू कश्मीर से इस वक्त मिल रही है आपको बता दें, यहाँ पे कल ही कुलगांव में 2 जगह पर आतंकियों के साथ एनकाउंटर हुआ था। ताजा जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक सुरक्षा बलों ने दोनों जगह पर घेराबंदी कर रखी है और अभी तक इस एनकाउंटर में 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। इस एनकाउंटर में सेना के जवान भी शहीद हुए थे। बताया जा रहा है कि आतंकियों की मूवमेंट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने करीब 5 आतंकियों को घेर लिया था और देर शाम तक
सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार भी गिराया था। आतंकियों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है और आतंकी ठिकाने पर कुछ शव पड़े नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट एक आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। दक्षिण कश्मीर में कुलगाम जिले के चीनी गांव में आतंकियों पर सुरक्षा बलों के एक्शन की तस्वीरें देखिए। यहां सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया। ड्रोन उड़ाकर आसमान से निगरानी शुरू की तो एक घर में छिपने की कोशिश कर रहे आतंकी दिख गए। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला तो खुद को चौतरफा घिरा पाकर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस वक्त चिनीगाम कुलगाम इलाके में हैं और यहां आप सुन सकते हैं कि दोनों तरफ से लगातार गोलाबारी चल रही है। सुरक्षा बलों को ये सूचना थी कि यहां 3 से 5 मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। उसके बाद ही ये जो ऑपरेशन है यहां पर शुरू किया। आप देख सकते हैं इस वक्त भी लगातार गोलियां दोनों तरफ से चल रही है। कई घंटे चले एनकाउंटर में क्या हुआ, ड्रोन कैमरे का ये वीडियो उसकी कहानी बयां कर रहा है। इस ड्रोन वीडियो में एक आतंकी गिरा दिख रहा है जिसे जवाबी फायरिंग में गोलियां लगी हैं। कैसे उसे टारगेट पर लिया गया और ढेर किया गया, ड्रोन वीडियो में आप देख सकते हैं। फायर आ रहा है सेम एरिया में, क्लियर, जस्ट चेक फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ फायर। हिल रहे बोट हिल रहे हाथ ऊपर। मिश्रा एक के का फायर हो रहा है। अभी आप जूम करके बताओ कि फायर कहाँ लग रहा है। 6 सूरज फायर इफेक्टिवली लेफ्ट और राइट में जा रहा है, लेकिन तकरीबन ठीक है लेफ्ट राइट में। वो टारगेट हिल रहा है, अभी भी हिल रहा है टारगेट। सूरज फॉर फायर बेस ये कंटिन्यू रखो फायर। मिश्रा जस्ट ऑब्जर्व करो फायर का फॉल कहाँ पे हो रहा है। पीछे आ रहा है इधर उसके हेड की तरफ पीछे जा रहा है फायर, हेड की तरफ पीछे जा रहा है। बाकी जो 2 टारगेट हैं कॉर्नर पे जा रहा है, फर्स्ट कॉर्नर पे खुद दीवार से जा रहा है। कुलगाम के चीनीगाम में कई घंटों तक चले एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर कर दिए गए। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस इलाके में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, लिहाजा सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर खत्म नहीं किया है। चीनीगाम में एनकाउंटर शुरू होने के उससे कुछ किलोमीटर दूर मोदर गांव में आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद वहां भी सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। 2 जगह सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी और दोनों जगह ही उसका कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था। जैसे कॉर्डन सर्च हुआ तो उसमें अंदर से फायर आया तो दोनों जगह जो है ऑपरेशंस जो है स्टार्ट हो गया। तो 2 जगह है, एक मडरगाम कुलगाम है और दूसरा चीनीगाम फ्रिसल वो है। कुलगाम में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में छिपे हुए आतंकी ढेर कर दिए गए, तो वहीं पैरा कमांडो लांस नायक प्रदीप नैन और हवलदार राजकुमार भी शहीद हो गए। आतंकियों के खिलाफ पिछले 1 महीने से सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 1 महीने में एक टॉप कमांडर समेत 10 आतंकियों का खात्मा हो चुका है। इनमें डोडा में 11 से 12 जून लगातार 2 दिन 2 हमले करने वाले आतंकी और उरी में घुसपैठ करने वाले आतंकियों का एनकाउंटर शामिल है। तो हाथरस में भगदड़ जो कांड हुआ है उसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है। वो ये कि मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर का राजनीतिक कनेक्शन भी अब सामने आ चुका है। जी हाँ, पुलिस लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है और अब ये सामने आया है कि पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। देवप्रकाश मधुकर, पुलिस को फंडिंग की जानकारी भी मिली है। कार्यक्रम के लिए फंडिंग के सोर्स की जांच में फिलहाल पुलिस जो है वो जुटी हुई है। आयोजकों से बैंक अकाउंट और ट्रस्ट की डिटेल भी मांगी जा रही है। किसी पॉलिटिकल पार्टी से फंडिंग का शक भी जताया गया है, क्योंकि पॉलिटिकल कनेक्शन देखिए देवप्रकाश मधुकर उसका सामने आया है। मुख्य आरोपी है देवप्रकाश मधुकर और अब उसका पॉलिटिकल कनेक्शन क्योंकि सामने आया है तो पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं जो ये भगदड़ मची और इसको आयोजकों ने जो आयोजन किया था उन्हें कहीं पॉलिटिकल फंडिंग तो नहीं हुई थी, इसीलिए बैंक अकाउंट और ट्रस्ट की डिटेल जो है वो मांगी गई है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्वॉल्वमेंट होती है तो जाहिर सी बात है फिर एक्शन उस तरीके से लिया जाएगा। अभी फिलहाल देवप्रकाश मधुकर जो कि मुख्य आरोपी है उसकी फंडिंग की जानकारी मिली है। फंडिंग पॉलिटिकल पार्टी से हुई है या नहीं ये जांच का विषय है। संगठन में काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और संगठन के फंड रेजर का काम करते थे और संगठन को संचालित करना तथा सत्संग इत्यादि करने के लिए पैसा इकट्ठा किया करते थे। पूछताछ से यह भी पता चला है कि विगत कुछ समय पूर्व कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इनको संपर्क किया गया था।
फंड इकट्ठा करने के संबंध में गहराई से जांच की जा रही है कि कहीं किसी तरीके के कार्यक्रम में इनके संसाधन कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा पोषित तो नहीं करे जा रहे हैं। अब तक की पूछताछ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक व निजी स्वार्थ के लिए इनसे जुड़ रहा है। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर से जुड़े समस्त बैंक खाते, चल अचल संपत्ति, मनी ट्रेल इत्यादि की जांच की जा रही है, जिसमें आवश्यकता अनुसार। और चलिए बात करेंगे जोरावर की। आप सोच रहे होंगे हम किसी शख्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये किसी शख्स की बात नहीं है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों से सीमा की रक्षा के लिए भारत ने अपने सबसे हल्का जो है स्वदेशी टैंक बनाया है, जिसका नाम रखा गया है जोरावर। शनिवार को सूरत में इसकी पहली झलक जो है वो देखने को मिली। जी हाँ, पहली झलक तो दिख जाएगी, लेकिन जोरावर की जो ट्रेनिंग है देखिए 2 साल तक चलेगी और उसके बाद इसे सबके सामने रखा जाएगा और सेना में शामिल किया जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। भारत को मिला अपना टैंक। रंग लाई डीआरडीओ लार्सन एंड टूब्रो की मेहनत। सेना के लिए पहाड़ी इलाकों का चीता, दुश्मनों के लिए काल होगा जोरावर। यह है सरकारी और निजी कंपनी की मेहनत का नतीजा, जोरावर टैंक। शनिवार को पहली बार सूरत में इस टैंक का प्रोटोटाइप मीडिया के सामने पेश किया गया। जोरावर वजन में बेहद हल्का है, लेकिन इसकी मारक क्षमता उतनी ही घातक है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में जोरावर टैंक सेना के लिए किसी चीते से कम नहीं साबित होगा, जो बेहद फुर्ती से दुश्मन पर कहर बनकर टूटेगा। करीब 2.5 साल पहले सेना के लिए अत्याधुनिक हथियार तैयार करने वाली सरकारी कंपनी डीआरडीओ और निजी कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था। 2.5 साल की मेहनत के बाद इस हल्के टैंक का जो प्रोटोटाइप सामने आया है, उसका वजन करीब 25 टन है, जबकि 30 HP की पावर जनरेट करता है। इसके अलावा इस टैंक पर 105 mm कैलिबर की गन भी लगी है, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने में भी सक्षम है। इतना ही नहीं, ये टैंक चीन के ZTQ टैंक से ज्यादा ताकतवर है और लद्दाख जैसे एल्टीट्यूड एरिया में तैनाती से भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी। Me very happy and proud. It's indeed an example where DRDO and industry, if it works together, what we can achieve. In a short period of 2 years to 2.5 years, we have not only designed this tank, but made a first prototype. And now the first prototype will undergo development trials over the next 6 months. अब अगले 12 से 18 महीनों तक इसकी टेस्टिंग होगी और उसके बाद ये हल्का लेकिन बेहद एडवांस टैंक जोरावर सेना को सौंप दिया जाएगा। शुरुआत में सेना को 59 टैंक दिए जाएंगे और बाद में इनकी संख्या 300 तक करने की है। जोरावर को मुख्य रूप से लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में तैनात किया जाएगा। और देखिए, जुलाई का पहला हफ्ता आधे हिंदुस्तान पर कहर ढाता हुआ नजर आया, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और कई राज्य, कई शहर ऐसे हैं जो कि बाढ़ बारिश में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और बीते 24 घंटे की बात करें तो 16 राज्य में बारिश को लेकर के हाई अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाके हो या मैदानी इलाके, हर तरफ कहर देखने को मिल रहा है। एक तरफ लैंडस्लाइड हो रही है तो दूसरी तरफ नदी नाले उफान पर हैं। कहां कहां इस वक्त तबाही मची हुई है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। बादल फट रहे हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है। इन दिनों पहाड़ों पर आसमान से तबाही बरस रही है। मैदानी इलाकों में उफान मारते नदी नालों का रूप भी रौद्र है। रेगिस्तान में बादल आंख दिखा रहे हैं, काले बदरा आसमान में मंडरा रहे हैं। हिमाचल से लेकर गुजरात तक, MP से लेकर उत्तराखंड तक बादल फाड़ तबाही की तस्वीरें कमोबेश एक जैसी दिख रही हैं। पहाड़ से मैदान तक जुलाई में आधा हिंदुस्तान जलप्रहार से त्रस्त है।
चिलचिलाती गर्मी के बाद मानसून का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन जब वो आया तो ऐसे आया कि हर कोई कह रहा है कब थमेगा बारिश का सिलसिला। तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी से सामने आई हैं, जहां घनसाली इलाके में बादल फटने के बाद पहाड़ का विकराल रूप देखने को मिला। पहाड़ से आ रहा पानी और मलबे की रफ्तार इतनी तेज थी कि जो भी इसके सामने आया वो उसे बहा ले गया। यहाँ पर ये एक बहुत तेज आवाज़ आई है, शायद बादल फटा है और इस बादल को फटने से अचानक मुश्किल से 5 मिनट पहले वो आवाज़ आई और उसके बाद तुरंत ये इस तरह से इसका विकराल रूप देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तबाही का ये मंजर बादल फटने के चंद मिनटों के बाद का है, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वो तो गनीमत रही कि जहां बादल फटा और उसके बाद जहां से मलबा गुजरा वहां घर मकान नहीं थे। बादल फटने की वजह से कई इलाकों में लगातार बारिश भी हो रही है। चमोली के हालात देखिए, भारी बारिश के बाद नदी उफान पर है। एक तरफ नदी का रौद्र रूप डरा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर रुक रुक कर हो रही लैंडस्लाइड के चलते सड़कों पर जान जोखिम में है। ऐसी ही जानलेवा लैंडस्लाइड की चपेट में एक बाइक आ गई। गलनाऊ के पास पहाड़ से चट्टान टूटकर सड़क से गुजर रही बाइक पर आ गिरी, जिसमें दोनों सवारों की मौत हो गई। लैंडस्लाइड की ऐसी डराने वाली तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह देखने को मिल रही है। अमरनाथ मार्ग पर बालटाल और पहलगाम में भी भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके बाद यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एहतियातन अमरनाथ यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। अमरनाथ शीशनाग में बहुत तेज रफ्तार से बारिश हो रहा है। शाम के 10 बजे से बारिश बहुत तेज से आ रहा है। अभी 4 बज गया तो आप देखिए बहुत ही मुश्किल यहाँ पर है। उत्तरकाशी से आई इन तस्वीरों को देखिए। लगातार हो रही बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। पहाड़ से सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। कुछ इलाकों में तो पानी की धार के साथ पेड़ और पहाड़ सड़कों पर आ गए, जिसकी चपेट में आने के बाद एक कार पूरी तरह तबाह हो गई। वो तो गनीमत रही कि हादसे के वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था। तो वहीं हाईवे बंद होने के बाद प्रशासन की टीम भी एक्टिव दिख रही है और बुलडोजर की मदद से हाईवे को क्लियर करने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी भी कई इलाकों में लैंडस्लाइड के बाद रास्ते बंद हैं। 5 दिनों की बारिश के बाद गोमुख तपोवन ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बाद अनिश्चितकाल के लिए गोमुख जाने पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं डोलिया देवी इलाके में रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे भी भारी बारिश के बाद बंद है। सिर्फ पहाड़ी राज्यों में ही नहीं बल्कि राजस्थान के कई शहरों में भी भारी बारिश हो रही है और शहर पूरी तरह से पानी से लबालब भरा हुआ नजर आ रहा है। कहीं बादल फटने की घटनाएं भी घट रही हैं तो कहीं शहर को बादलों ने मानो घेर रखा हो। जी, असम से लेकर के राजस्थान तक क्या हालात हैं, कौन सा ऐसा शहर है जो पूरी तरह से पानी में समा चुका है, इस रिपोर्ट में देखिए। पल भर में सड़क धंस गई। पानी का बहाव ऐसा है कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर से सामने आई हैं, जहां चंद मिनटों में सड़क पानी में समा गई। तेज बारिश के चलते बही सड़क के बाद आवागमन ठप हो गया है। इस सड़क के धंसने से कई गांव के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। मैदानी इलाकों में सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि बिहार में भी बारिश कहर बरपा रही है। राजधानी पटना में भी सड़कें धंस रही हैं, गाड़ियां हादसे का शिकार हो रही हैं। सिर्फ पहाड़ ही नहीं, इस बार तो मानसून ने रेगिस्तान को भी भिगो कर रखा है। राजस्थान के जोधपुर से आई हैरान करने वाली तस्वीरें देखिए। तेज आंधी के साथ बादलों का ऐसा सैलाब आया कि लोगों को लगा कि आज तो बादल शहर के ऊपर गिर ही जाएगा। तेज हवाओं के साथ आए बादलों ने कुछ ही देर में पूरे आसमान को घेर लिया। बादल इतने नीचे थे कि कुछ देर के लिए लोग कंफ्यूज हो गए कि ये बादल ही हैं या धुएं का गुबार।
जोधपुर की तस्वीरें राहत देती हैं तो टोंक से आई लापरवाही की तस्वीरें डराती हैं। पानी के तेज बहाव में बहादुरी दिखाना ट्रक ड्राइवर को भारी पड़ गया। देखिए ज्यादा होशियारी कैसे जान पर भारी पड़ गई। ड्राइवर ने ट्रक को पानी में उतारा तो कुछ ही सेकंड में पूरा ट्रक पानी में समा गया। ट्रक पर कई लोग सवार थे जो पानी में कूद गए और बहने लगे। वो तो गनीमत थी कि सभी को तैरना आता था और पानी की धार जानलेवा नहीं थी। ऐसे में सभी की जान बमुश्किल बच पाई। तेज बारिश के बाद पानी ने सिर्फ सड़कों पर ही कब्जा नहीं किया है, गांव के गांव पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। कलमंडा गांव भी भारी बारिश के बाद टापू बन गया, जहां 5 लोग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ के जवानों ने जान की बाजी लगा दी। टोंक में प्रशासन के इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी पहली बारिश में ही प्रशासन की पोल खुल गई। बारिश के बाद मेन रोड पर अचानक सड़क धंस गई और करीब 12 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। ऐसा लगा जैसे बीच सड़क पर स्विमिंग पूल बना दिया गया हो। गनीमत रही कि यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ और प्रशासन ने भी आनन फानन में गड्ढे को भरवा दिया। यूपी के बिजनौर की तस्वीरें देखिए, जहां पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ गया। प्रशासन ने हाई अलर्ट भी जारी किया, लेकिन पानी के बहाव में वन विभाग की गाड़ी फंस गई। वन विभाग के कर्मचारियों ने कूदकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन गाड़ी को नहीं बचा पाए। मध्य प्रदेश के दमोह में भी भारी बारिश के बाद जल भराव के हालात बने हुए हैं। निमरमुंडा गांव के स्कूल से जल भराव का एक वीडियो सामने आया, जहां सरकारी स्कूल में पानी भरने के बाद मास्टर जी की बाइक निकालने में बच्चों को मशक्कत करनी पड़ी। जिस रफ्तार से मानसून आया है और अभी बारिश हो रही है, उसे देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि लोगों को इस आसमानी आफत से जल्द निजात मिलने वाली है। और आस्था की नगरी काशी से आपको एक बहुत ही मनमोहक और खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर अच्छी खासी बारिश हो रही थी, लेकिन खूबसूरती के साथ गंगा आरती भी की जा रही। मूसलाधार बारिश के बीच मां गंगा की आरती की गई। श्रद्धालुओं ने भी बारिश में भीगते हुए आरती में वो शामिल हुए। तस्वीरें दिखाते, देखिए जरा। धर्म की नगरी काशी में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध दैनिक संध्या गंगा आरती के समय प्रकृति ने बरसात के रूप में अपनी हाजिरी लगाई और मां गंगा का श्रृंगार किया। इस दौरान आस्थावानों को भी ये बारिश हिला नहीं पाई और तेज बरसात में भी सभी ने मां गंगा की आरती में शामिल होकर उनकी आराधना की और झूमते नजर आए। आरती में शामिल देश विदेश से आए श्रद्धालु इस अद्भुत क्षण को अपने कैमरे में कैद करने लगे। सभी दर्शनार्थी जैसे ही पानी बरसना शुरू हुआ, हर हर महादेव के जयघोष के साथ आरती शुरू हुई। सब लोग उसमें नारा लगाए और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बैठ करके पूरी आरती का आनंद लिए। इस बीच काशी में बारिश से मौसम सुहावना हो गया। सुबह से जारी उमस से लोगों को शाम में राहत मिल गई। बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोग सड़कों पर छांव ढूंढते नजर आए। देर शाम हुई तेज बारिश से लोगों को। और बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से मिल रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना का ऑपरेशन जो है वो जारी है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी भी 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली है, जिसके बाद सेना के जवान जो हैं वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कुलगाम में 2 जगह पर आतंकियों से एनकाउंटर भी इस वक्त जारी है। कल से जारी मुठभेड़ में 4 आतंकवादी अभी तक सेना के जवानों ने ढेर कर दिए हैं और एनकाउंटर में सेना के 2 जवान भी शहीद हुए हैं। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की नजर है। जहां जहां आतंकी छुपे हुए हैं, वहां पर हमारी सेना जल्द से जल्द पहुंचेगी और इन आतंकवादियों का सफाया कर देगी। तो 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी सेना के जवानों को मिली है और यही वजह है कि ड्रोन के जरिए पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की नजर है। और सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। साहिल सोहेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। साहिल, सर्च ऑपरेशन को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के दो अलग अलग इलाकों में भारतीय सेना के ये जो आतंक विरोधी अभियान है, ऑपरेशन है, वो लगातार जारी हैं। हम इस वक्त चिन्नीगाम कुलगाम इलाके में हैं, जहां पर अब तक सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। यहाँ पे आप देखिए, लगातार ड्रोन कैमरा के जरिए जो सुरक्षा बल है वो पूरे जो घटनास्थल है, एनकाउंटर स्पॉट है, उस पर नजर बनाए हुए हैं। दरअसल ये कल जो है दोनों ऑपरेशन शुरू हुए थे। एक यहाँ चिन्नीगाम के इलाके में शुरू हुआ था, जो कि फैसल कुलगाम का इलाका है। दूसरा मोटरगाम कुलगाम का इलाका है। वहां पर भी सुरक्षा बलों ने अपना जो ऑपरेशन है वो शुरू किया था। यहां पर सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि 4 से 5 आतंकवादी छुपे बैठे हैं और उसके बाद ही सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और सर्च ऑपरेशन के दौरान जो आतंकवादी छुपे बैठे थे, उन्होंने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया, उन पर गोलियां चलाई। उसकी जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने अब तक 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये ऑपरेशन लगातार यहाँ पे जारी है। मोटरगाम कुलगाम, जो कि लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर एक इलाका है, वहां पर सुरक्षा बलों को 2 से 3 आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर मिली थी और उसके बाद वहां पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया और वहां पे भी जो गोलाबारी है वो दोनों तरफ से काफी समय तक चली। एक फौजी जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनकी मौत भी हुई है। इस ऑपरेशन में अब तक जो है 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और 2 फौजी जवानों की शहादत भी हुई है। लगातार दोनों ऑपरेशन जो है कुलगाम दे रहे हैं कि 2 से 3 और आतंकवादी जो है वो छिपे हो सकते हैं, इनपुट मिली है, तो आप इस पर नजर बनाए रखिए। हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। बात एक बार फिर से हाथरस भगदड़ कांड की करते हैं, जहां पर वोटों की फसल काटने की सियासत खूब हो रही है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां इस कोशिश में जुटी हुई है कि इस कांड को लेकर के मोदी और योगी सरकार पर उंगली उठाएं। दिलचस्प बात तो ये है कि इस हादसे को लेकर ये पार्टियां न तो बाबा पर सवाल उठा रही है, न ही आयोजकों पर। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए कैसे जमकर सियासत हो रही है। हाथरस भगदड़ कांड को लेकर एक और सिस्टम में एक्शन जारी है, तो वहीं दूसरी ओर इस पर यूपी, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक जबरदस्त सियासत हो रही है। गजब तो यह है कि कांग्रेस, सपा और बीएसपी जैसी विपक्षी पार्टियां इस कांड में मोदी सरकार से लेकर योगी सरकार तक को लपेटने की कोशिश में जुटी हैं, तो वहीं दूसरी ओर सूरजपाल उर्फ बाबा नारायण साकार हरी को क्लीन चिट देकर दलित वोट बैंक को साधने का सियासी खेल भी फर्रुखाबादी अंदाज में खेला जा रहा है। सुनिए कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के नेताओं का बयान। देखिए, हम जब मुंबई में बैठते हैं और इस प्रकार के हादसे देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। मुंबई, महाराष्ट्र में भी इस प्रकार का हादसा हुआ था 1 साल पहले, न्यू मुंबई में। ऐसा एक सत्संग चल रहा था, वहाँ अमित शाह जी थे, मुख्यमंत्री थे, उनके सामने 50 लोग भगदड़ मच गए, मारे गए। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, रफा दफा हो गया। यहाँ भी यही चल रहा है। ये अंधश्रद्धा की बलि है। चरण की धूल पाने के लिए भगदड़ मची हुई है। व्हाट इज देयर इन इट? क्या इससे आर दे गोइंग टू गेट अ जॉब, आर गोइंग टू गेट द एजुकेशन, आर दे गोइंग टू गेट सम हेल्थ बेनिफिट? गजब की राजनीति है। राहुल गांधी हाथरस जाकर पीड़ित परिवारों से हमदर्दी जताते हैं और इधर उदित राज जैसे कांग्रेसी नेता ऐसे आयोजनों में जुटने वाले भक्तों को हादसे का जिम्मेदार बताते हैं। बीजेपी ने उदित राज के बयान पर कांग्रेस को घेर लिया है। रामगोपाल यादव जी ने जिस प्रकार से हाथरस को केवल एक हादसा बता दिया था और बोला ऐसे हादसे होते रहते हैं, उसके बाद इंडिया अलायंस के एक और नेता उदित राज, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी रहे लोकसभा में, वो तो एक कदम आगे जाकर उन पीड़ितों का मखौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये अंधभक्त की तरह थे, ये डिजर्व करते थे, उन पर ही दोष मढ़ते हैं, कहते हैं कि ये पीड़ित ही जिम्मेदार हैं अपनी इस पूरी स्थिति के लिए। ये दिखाता है कि एक तरफ तो राहुल गांधी फोटो ऑप का ड्रामा करते हैं और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के नेता उन्हीं पीड़ितों के जख्मों पर नमक रगड़ने का काम करते हैं। गजब तो ये भी है कि वो अखिलेश यादव हाथरस हादसे के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिनका भोले बाबा के कार्यक्रम में जाने का और उनके समर्थन में नारे लगाने का वीडियो हाथरस कांड के बाद वायरल हुआ था। अखिलेश पहले से ही सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को क्लीन चिट दिए बैठे हैं, तो वहीं हाथरस कांड में मुख्य आरोपी बनाए गए बाबा के सेवादार देव प्रकाश मधुकर से भी उनकी हमदर्दी झलकती है। इन सब के उलट बीएसपी की मायावती अलग राग अलाप रही हैं। बाबा के खिलाफ योगी सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही?
जिस भोले बाबा का भक्त यूपी का जाटव वोट बैंक है, उसके खिलाफ एक्शन की मांग कर मायावती सबको चौंका रही हैं। जाहिर है हर पार्टी अपने अपने तरीके से हाथरस भगदड़ कांड की सियासी फसल काटने में जुटी है। इसके पीछे यूपी में जल्द होने वाले उपचुनाव का कनेक्शन देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह यूपी पुलिस ने आरोपियों के राजनीतिक कनेक्शन की जांच का इशारा दिया है, उससे उन राजनीतिक पार्टियों के बेनकाब होने का भी अंदेशा गहरा उठा है, जो हादसा और हमदर्दी की आड़ में इसे